हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा मिला और मैं आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमें रिस्पांस दिया। और आप ही लोग का ये रिस्पांस का नतीजा है कि एक बार फिर हम प्रेरित होकर कुछ अलग चैप्टरों के साथ आज अपने इस चैनल पे मुखातिब हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 जो भी अभ्यर्थी पास करने के इच्छुक हैं इस कंटेंट को अवश्य देखेंगे और पूरी पेन कॉपी लेके ही बैठेंगे, क्योंकि यह कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और इस पर मैं जो इसका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, जो इसका जो कंसेप्ट था उसके सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। लगभग 20 प्रश्न करेंगे और 20 के 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से ज़रूर आपके 3-4 प्रश्न आ ही जाएंगे। यह पूरी गारंटी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से पूरी तरीके से यह उम्मीद लगा के हूँ कि आप लोग का फीडबैक जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम अपने कार्य को अंजाम देंगे। अगर दिल में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको संकोच नज़र आए इस वीडियो से, चाहे फिर और भी कुछ जानने के इच्छुक हैं, तो प्लीज़ कमेंट से पूछें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालक। इससे संबंधित पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह प्रश्न जो है, विकलांग ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त होते हैं। और लास्ट में दिया है प्रश्न डी ऑप्शन में कि मानसिक और संवेगात्मक तीनों रूपों से दोषयुक्त होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, विकलांग बालक की तो कैटेगरी आप लोग को मालूम होगी ही। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये तीनों चीज़ से आदमी जो है वो क्या होता है, विकलांग हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बात करें हम ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बच्चों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को जो बताए हैं वैज्ञानिक, यह हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो जानते होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं प्रश्न के आंसर को, और जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो कहा गया है, ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालक के संबंध में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह जो मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो थे, जो विकलांग बच्चों के संदर्भ में यह चीज़ कहा था। और ये बात भी सही है। बहुत ऐसे विकलांग मित्र या छात्र आप लोग को अपने यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे जो खुद में कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक रूप से भी थोड़ा सा गिरा हुआ रहता है। तो वैसे बालक जो है, उनको आगे की क्रियाकलाप करने से उनका जो है, जो अपंगता, विकलांगता होती है, वही उनको आगे कुछ करने के लिए रोकती है। इसी के संदर्भ में यह कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा कि जो बालक शारीरिक दोष से ग्रसित होता है, जो किसी साधारण रूप से उसे क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, ये वही बालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3 नंबर प्रश्न से हम लोग जानते हैं क्या कुछ हम लोग के लिए है। जी हाँ, इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा, ये सभी परीक्षा मटेरियल है। अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। अंग संचालन, अंग के संचालन मतलब हाथ पैर चलाना या फिर करना, कोई भी बॉडी का अंग है
उसका दोष है तो किस प्रकार की समस्या होती है? बैठने की समस्या, लिखने की समस्या और क्या कहते हैं किसी सोने की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो ऐसे छात्रों में जो होती है, प्रश्न संख्या 3 का हम आंसर की बात करें तो आप जो है अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की होती है समस्या, तो उनकी लिखने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। सबसे ज़्यादा समस्या लिखने में ही होती है। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट उनका संचालन में दोष है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लिखने में ही होता है। अगर हाथ भी नहीं काम कर रहा है तो भी, पैर भी नहीं काम कर रहा है तो भी, बैठने में कमर काम नहीं कर रहा है तो भी, लिखने में अगर आँख है, आँख काम नहीं कर रहा है, कान है, कान नहीं, तो लिखने में समस्या सबसे ज़्यादा होती है, कोई भी अंग अगर दोषयुक्त है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान NIBS स्थित है, कहाँ पे स्थित है? दृष्टि बाधित संस्थान, पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा कोलकाता, तीसरा देहरादून, चौथा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि यह कहाँ पे स्थित है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, शिमला में तो है नहीं, कोलकाता में भी नहीं है, यह जो है आपका देहरादून में है, जो कि वर्तमान अगर स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो आप हम देखेंगे कि दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। किसमें दी जानी चाहिए जी बताइए? उनके लिए शिक्षा व्यवस्था अलग से करेंगे, वे पढ़ने योग्य नहीं है इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो है नहीं होनी चाहिए। उन्हें सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें पहला जो ऑप्शन आपका है उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब उसको आप अलग कीजिएगा उसी समय उसका मानसिक स्तर जो है गिर जाएगा। और ये जो है शिक्षा समान अधिकार के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि किसी को शिक्षा से वंचित रखा जाए, ये 2 चीज़ें ये गलत हो गई। और तीसरी जो चीज़ है वो उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे C नंबर ऑप्शन सही है। देखिए इसमें 2 चीज़ निकलता है, एक आंशिक रूप से दृष्टि दोषयुक्त, एक पूर्णता रूप से दृष्टि दोषयुक्त बालक। तो देखिए जो आंशिक रूप से है उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो पूर्ण रूप से दृष्टि दोषयुक्त है बालक, उनको क्या है कि उनको ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और उसके बाद उनको समान अभ्यर्थियों के साथ शामिल करना है। यह दृष्टि बाधित के लिए भी है और जो बालक सुन नहीं पाते उनके लिए भी है। उनके लिए भी विशेष व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उनको बैठने का जगह सभी अभ्यर्थियों से आगे होना चाहिए, और वो जो है मुंह के हिलाने का उनको जो अनुभव है, क्या बोल रहा है आदमी, लिप अट्रैक्शन से उसको पकड़ने की कोशिश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब वो पकड़ने लगता है तो उसके बाद उसको फिर वापस समावेशी शिक्षा में यानी कि समान बच्चों के साथ बैठने की व्यवस्था उनकी हो जाती है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान अभ्यर्थियों के साथ उनको शिक्षा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे आप देखेंगे कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले छात्रों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। उनके दैनिक कार्य उनके माता पिता मित्रों के सहयोग करना चाहिए, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, हम ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन जो है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, यही पूछ रहा है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को
निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जो है उनके दैनिक कार्यों में माता पिता और मित्रों का सहयोग करना चाहिए। देखिए, ये नई शिक्षा नीति भी कहती है कि इन लोगों के साथ जो है वो क्या कहते हैं, सिंपैथी वाला, सद्भावना वाला, भावनात्मक लगाव, ये सारी चीज़ें मित्र और माता पिता के द्वारा नहीं करना चाहिए या अलाउ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विशेष बर्ताव भी आप नहीं कर सकते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि विशेष बर्ताव में आप दंड भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो विजुअल के माध्यम से, सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो 6 का सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? कान की बनावट का दोष, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में दर्द की शिकायत। तो देखिए, कान के जो है, जहाँ तक सवाल कान के सुनने वाले श्रवण दोष 7 कारण बताए गए हैं श्रवण दोष के। तो इसमें 3 कारण जो है दिया ही हुआ है। कान की बनावट में दोष, कानों का अक्सर बहते रहना, कान में दर्द की शिकायत, कान में खुजली, और भी बहुत सारे इसके लगभग 7-8 बताए गए हैं इसके कारण। तो यहाँ पे 3 कारण ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें से, तो ये उपरोक्त सभी ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान होती है। कैसे होती है? बुद्धिलब्धि का तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च स्मरण शक्ति, बुद्धिलब्धि का कम होना। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है विकलांग बच्चों का, तो स्वाभाविक है कि जिसकी बुद्धिलब्धि जो है कम होगी वही बच्चा जो है मानसिक रूप से विकलांग होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का क्या हो जाएगा? 8 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, कॉलम कॉपी लेके बैठे रहिएगा, और यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती है? मानसिक रूप से विकलांग है प्रिया। आत्मविश्वास की कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना। तो देखिए, विकलांग बालक के अंतर्गत ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही आता है, इसलिए इसका भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता है? मौखिक रूप से अशक्तता, मौखिक अशक्तता के बारे में पूछा जा रहा है। डिस्कर्फिया, लेखन, डिस्कैलकुलिया जो है गणित समस्याएं हैं, और इसमें डिसलेक्सिया जो है वो आपका होगा नहीं। डिसलेक्सिया का चीज़ का समस्या है बताइए, आप ही लोग से जानना चाहेंगे हम। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार होता है, यह भी नहीं होगा। अफेजिया जो है बच गया एक ही, यही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अफेजिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क में, ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता क्या कहते हैं? जी हाँ, 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों से पूछा जाता है। अफेजिया के बारे में अभी बता ही दिए, डिसलेक्सिया क्या है मालूम ही है, और डिस्कैलकुलिया क्या है ये भी आप लोग को मालूम ही है। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि जो बाकी ऑप्शन एक बच जाता है वही आपका राइट आंसर होगा। अफेजिया जो है मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई महसूस करता है, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार समस्या है, और डिस्कैलकुलिया क्या है? गणित संबंधित समस्या है। तो इसका बचा जो डिस्फेजिया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न का, तो आप देख सकते हैं मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है?
तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया। 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। मस्तिष्क की संरचना किस्सों में विभेद का मतलब हो गया आपका डिसलेक्सिया ही होगा। इसका भी 3 नंबर सही है। ये तनाव की स्थिति जो डिस्मॉर्फिया में होती है, हाँ, पिछड़ापन ये भी डिस्मॉर्फिया का ही है। तो जो डिसलेक्सिया बच गया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कंटेंट को प्रोवाइड करा दिया है वीडियो में, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। काम की चीज़ें हैं, उससे संबंधित मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ऐसा ही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लंबा ना करते हुए बाकी के जो 7 प्रश्न है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं जिस दिन बोर्ड पे इसको पढ़ाऊंगा और भी पारदर्शिता के साथ, आपको अब समस्या इसलिए नहीं होगी कि अन्य चैनलों पे जब आप जाते होंगे, देखते होंगे वीडियो को, तो वहाँ पे जो हिंदी के शब्द टीचर को नहीं पकड़ में आते वो उसको अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। यहाँ पे आपको आपकी सरल भाषा हिंदी में सारी चीज़ों को डिफाइन करने का मौका दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा डी को बी लिखता है कि मध्य में अंतर भी नहीं कर पाता है, तो यह क्या है? यह क्या है? यह जानना चाहता है। यह जो है दृष्टि दोष तो है नहीं, ऐसा नहीं कि उसे कम दिख रहा है, ये तो है नहीं। मानसिक दोष तो है नहीं, मानसिक क्षय भी नहीं है। तो ये सीखने की जो क्षमता है, अक्षमता, यही इसका राइट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से क्या चीज़ की समस्या है? तो लिखने की समस्या है। ग्राफ का जिक्र आए तो लिखना। डिस्प्रेक्सिया क्या चीज़ का है? डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से होता है। इसका डिस्प्रेक्सिया का हृदय से होगा नहीं, फेफड़े से होगा नहीं, श्वसन से होगा नहीं। बचा 2 नंबर, तो 2 नंबर राइट आंसर है। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? सेरेब्रम मैं बता दूं आप लोग को, मस्तिष्क का सबसे ऊपरी सिरा जो कि बड़ा सिरा होता है, बड़ा पीछे से अगर हाथ आप आगे की तरफ लाते हैं ऊपर से, तो 2 पार्ट में वहाँ पे दिखाई आपको अनुभव होगा कि 2 पार्ट में है। तो जो बड़ा वाला पार्ट पीछे से आगे की तरफ आता है, आगे आके ख़त्म होता है, वही सेरेब्रम कहलाता है। और इसका काम यही होता है कि जो आप हाथ पैर चलाते हैं उसी को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, अनियंत्रित करता है। जैसे आपको फुटबॉल मारना है पैर से, तो यहीं से ये अलाउ करता है, तो पैर ये चलता है। फुटबॉल को आप पैर से मारते हैं, तो वही सेरेब्रम है। और उसमें क्षति के कारण जो है क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका डिस्कैल्कुलिया तो होगा नहीं, डिस्कैल्कुलिया नहीं होगा, एलेक्सिया भी नहीं होगा, डिस्थीमिया भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अप्रेक्सिया होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित समझने की अशक्तता क्या है? अभी मैंने प्रश्नों में आप लोग को आगे बताया कि डिस्कैल्कुलिया जो है गणित संबंधी विकार है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 आता है, डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया क्या है? जी हाँ, ये जो है पठन विकार तो होगा नहीं। आप लोग पठन विकार के बारे में जान ही चुके हैं कि डिसलेक्सिया, लेखन डिस्ग्राफिया, शब्द जम्बलिंग दूसरा चीज़ है। और ये जो है 18 नंबर गंभीर तनाव, यही बच जाता है, यानी कि डिस्मॉर्फिया का राइट आंसर गंभीर तनाव होगा, गंभीर तनाव की अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? जी हाँ, इसका भी राइट आंसर होगा, डिस्कैल्कुलिया नहीं होगा, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, अप्रेक्सिया। तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि अप्रेक्सिया जो है वो है आपका शारीरिक विकार है। यहाँ पे भ्रम की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आदमी को अपने आप में एक भ्रम होता है। क्या होता है उसमें? जो होता है गंभीर तनाव की अवस्था में रहता है और अपने जो अंग होती है वो उसकी तुलना दूसरों से करता है और जिसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसे लगता है कि जो उसके शरीर के कुछ अंग है दूसरे के अलावा बहुत छोटे हैं, यही उसमें एक संदेह पैदा होता है। तो यह जो है संदेह, यह कहाँ पैदा होता है, किस संबंध का भ्रम है? तो यह डिस्मॉर्फिया का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के अंतर्गत ब्रेल तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? संपूर्ण रूप से अंध बालक के लिए,
अर्ध अंध बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट जवाब आप दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ब्रेल लिपि उन्हीं बालकों के लिए, अर्ध अंध बालक जो होते हैं ना, उनको आप चश्मा या लेंस लगवा के उनके आँखों का इलाज करा सकते हैं। लेकिन ब्रेल लिपि जो है, जो पूर्ण रूप से बालक अंधे होते हैं, जिनको छूकर अनुभव करना होता है शब्दों को, उन्हीं के लिए है। यानी कि जिनका पूरी तरीके से आँख खराब हो, तो यह संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए। तो 20 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो पिछली बार की तरह एक बार फिर से ज़बरदस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही इसमें सब्सक्राइबर 2000 के आसपास पहुंच जाते हैं, मैं लाइव स्ट्रीम चालू करके आप लोग को ऑन द बोर्ड लाइव डेली क्लासेस के साथ लगभग लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास लूँगा सीटेट परीक्षा तक। और मेरा पूरा आप लोग के साथ वादा है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर करा के ही छोड़ेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।